ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिया प्रजापति एंड वेलकम टू माय नेम प्रिंट। आज हम अपना लेसन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि है चालकोलिथिक एज। जैसे कि आप सब लोग जानते ही है, लेसन नंबर 1 हमने जो किया था वो हमारा लिथिक एज था। स्टोन्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे, लेकिन अब एंट्री होती है मेटल्स की। मेटल्स के क्या क्या फायदे हैं? मेटल के आने की वजह से हम बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स बना सकते हैं। वेपन्स बनाने के साथ साथ हमें कोई फॉरेस्ट एरिया अगर क्लीन करना हो वो भी कर सकते हैं। उससे हमारी हाउसिंग में भी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 2, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज को समझने के लिए हम सबसे पहले मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैप के जरिए हम डिफरेंट जो चालकोलिथिक साइट्स हैं वो समझेंगे कि वहां पर क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। उन एविडेंसेस के जरिए हम ये जान सकेंगे कि चालकोलिथिक कल्चर क्या था, चालकोलिथिक पीपल की लाइफ कैसी थी, वहाँ की हाउसिंग कैसी थी, वहाँ की पॉटरी कैसी थी, और भी बहुत सारी चीजें जो उनकी साइट्स के जरिए पता लग सकती है। हम वो सारी चीजें डिस्कवर करेंगे। ऑल्सो अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट जो है इन साइट्स को ही एक्सकवेट करते हैं ताकि वो अलग अलग प्रेडिक्शंस कर सके कि लाइफ कैसी रही होगी। ठीक है, तो हम डिस्कवर करते हैं इन साइट्स को। उसके साथ साथ हम जानेंगे अलग अलग फीचर्स चालकोलिथिक एज की। ठीक है, सबसे पहले हमारा है गणेश्वर। गणेश्वर खेतरी कॉपर बेल्ट के पास में पड़ता है। क्योंकि वो कॉपर बेल्ट के पास में पड़ता है इसलिए वहां पर ट्रेड वगैरह जो था वो काफी ज्यादा था। लेकिन जो लोग थे वो ट्रेड तो करते थे, एंड दैट टू विद द हड़प्पन, जो कि हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। हड़प्पन के साथ वो ट्रेड करते थे, लेकिन वहां से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। हालांकि एविडेंसेस पाए गए हैं कि उनके ट्रेड रिलेशन थे हड़प्पन पीपल के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसीपी की। ओसीपी यानी कि ऑक्रे कलर पॉटरी, वो एक स्पेशल फीचर है चालकोलिथिक एज का। ऑक्रे एक कलर है, उस कलर से उस पॉटरी को पेंट करा जाता था। ऑल्सो उस पे अलग अलग डिजाइन भी बनाए जाते थे, जो कि हम देखेंगे। गणेश्वर में काफी सारे ओसीपी पॉटरीज के एविडेंसेस मिले हैं, बट सबसे ज्यादा जो एविडेंसेस मिले हैं ओसीपी के वो हमारे जोधपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेराकोटा केक्स की। टेराकोटा केक्स मतलब कि वहाँ पे जो टेराकोटा फिगर्स बनाए जाते थे वो भी बहुत फेमस थे। कहाँ पे? गणेश्वर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आहार की। आहार में हमारे स्टोन हाउसेस पाए गए हैं, यानी कि जो हाउसेस है वो स्टोन्स के बने हैं बजाय की ब्रिक थे। ठीक है, फिर कॉपर ऑब्जेक्ट्स। आहार का स्पेशल फीचर्स ही कॉपर ऑब्जेक्ट्स है, और इसके नाम पे ही उनको इसकी प्रेजेंस की वजह से ही आहार को तांबावती भी कहते थे, जो कि प्लेस ऑफ कॉपर कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीआरडब्ल्यू की। बीआरडब्ल्यू यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर एक स्पेशल टाइप की पॉटरी थी, जो कि नीचे से रेड कलर की होती थी एंड ऊपर से ब्लैक कलर से होती थी। एंड किसी किसी पॉटरीज में व्हाइट डिजाइन भी पाए गए हैं। गिलुंड हमारा आहार कल्चर का सेंटर था। ठीक है, एंड दैट टू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन राजस्थान। चालकोलिथिक एज जो है वो कंटेम्प्रेरी थी हड़प्पन्स के साथ। कंटेम्प्रेरी होना मतलब वो भी उसी टाइम पे प्रिवेल करती जब हड़प्पन्स थे। ठीक है, इसी वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखा गया है हड़प्पन्स में चालकोलिथिक का, एंड चालकोलिथिक में हड़प्पन्स का। अब हम बात करते हैं कायथा कल्चर की। कायथा कल्चर नॉन हड़प्पन्स थे, यानी कि हड़प्पन्स का उनपे इन्फ्लुएंस नहीं था इतना। कायथा कल्चर में कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, स्टोन एक्सेस भी मिले हैं, और कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी मिले हैं, जो कि ये डिनोट करता है कि वहां के लोग ज्यादातर अमीर थे। कहाँ के? कायथा कल्चर के। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉर्वे कल्चर की। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर जो था वो बेसिकली रूरल सेटलमेंट ही थी। लोग ज्यादातर जो है वो रूरल लाइफ ही जी रहे थे, बट इनकी एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल देमाबाद एंड इनाम गांव। देमाबाद सबसे बड़ी सेटलमेंट थी जॉर्वे कल्चर की। उसके बाद आते इनाम गांव। दोनों ही फोर्टिफाइड थी, यानी कि दोनों ही पूरी सिटीज में इनकी वॉल्स बनी हुई थी। देमाबाद में ब्रोंज गुड्स भी पाए गए हैं। ब्रोंज चालकोलिथिक लोग जो थे वो ज्यादा यूज नहीं करते थे। इनफैक्ट वो जो यूज भी करते थे वो ज्यादातर लो ग्रेड ब्रोंज होता था। वो कॉपर ही सबसे ज्यादा यूज करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव फोर्टिफाइड सिटी थी, प्लस वहां पे बहुत बड़े बड़े हाउसेस भी थे। बड़े बड़े हाउसेस यानी कि मतलब एक हाउस में 5 रूम्स तक थे, 5 कमरे भी थे। ऐसे ऐसे हाउसेस थे। इससे हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर या तो ज्यादा अमीर लोग रहते थे या जो रूलिंग क्लास थी वो रहती थी वहां पर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदौली की। चंदौली में हमें बरियल्स मिले हैं एंड एक बरियल जो बहुत अलग है वो है कि एक चिल्ड्रन है एंड उसने नेक में एक नेक पीस पहना हुआ है, उसे बरी करा गया है। उस नेक पीस से या हम उस बरियल से ये जान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बच्चा जो था हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, अब हम जाते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ। ईस्ट और वेस्ट की लाइफ में बहुत डिफरेंस था। यहाँ पे ज्यादातर व्हीट एंड बार्ले ही यूज हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें राइस कल्टीवेशन भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम आज भी जानते हैं वेस्ट बंगाल में कितना ज्यादा राइस खाया जाता है, वो इन्फ्लुएंस उस टाइम पर भी था। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी साइड जो है चिरंड है, जहाँ पे हमें फिश के हुक्स मिले हैं, यानी कि हम ये जान सकते हैं कि वहां पर फिशिंग एक्टिविटीज होती थी। फिशिंग एक्टिविटीज होने का मतलब है कि लोग फिशेस खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडू राजा ढीवी की। वहां पर भी हमें राइस की कल्टीवेशन की एविडेंसेस मिले हैं, उसके साथ साथ फिश हुक्स भी मिली है, यानी कि लोग राइस एंड फिश खाया करते होंगे उस टाइम पे, जैसे कि आज भी वेस्ट बंगाल में वो बहुत फेमस डिश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेजर चार्कोलिथिक साइट्स। और भी बहुत सारे साइट्स हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ये लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम इस लेसन को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बात करते हैं चार्कोलिथिक एज के बारे में और डिटेल में। चार्कोलिथिक एज में चाल्को वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के कैल्कोस वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब कॉपर होता है, इसीलिए चाल्को का मतलब कॉपर है। एंड लिथिक का मतलब तो हमें पता ही है, जिसका मतलब है स्टोन। तो कॉपर प्लस स्टोन, यानी कि जो लोग हैं वहां के वो कॉपर और स्टोन दोनों यूज करते थे। स्टोन तो हमें पता ही है पहले से यूज हो रहा था, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक, तीनों ही, जिसमें स्टोन्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। लेकिन कॉपर के आने की वजह से और तेजी से डेवलपमेंट होएगी, तो अब स्टोन के साथ साथ हम कॉपर भी यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कहाँ पर चाल्कोलिथिक एज का इन्फ्लुएंस था। सबसे पहले राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट आहार कल्चर था। जैसे कि हमने मैप में देखा ही था कि आहार कल्चर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे इतने सारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए थे, जिसकी वजह से उसे तंबावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस मालवा कल्चर था, जो कि मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करी जाए तो वो मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन कुछ एरियाज उसके आसपास के भी थे, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, कुछ एरियाज में इन्फ्लुएंस था, लेकिन मेजरली डोमिनेंट जो था वो उसका मध्य प्रदेश में था। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हमारा सबसे ज्यादा फेमस जो कल्चर था वो हमारा जॉर्वे कल्चर था। जॉर्वे कल्चर में जो लोग रहते थे वो ज्यादातर जैसे गांव में लोग रहते हैं वैसे ही थे, उनकी रूरल लाइफ ही थी। ठीक है, लेकिन वहां पर एक्सेप्शन भी थी, जैसे दैमाबाद, इनाम गांव, जो कि हमने पढ़ा ही था अभी कि फोर्टिफाइड थे, वो एक सिटीज की तरह डेवलप थे एंड इनफैक्ट वहां पर हाउसेज भी काफी बड़े बड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया की। ईस्ट इंडिया में भी चाल्कोलिथिक साइट्स पाई गई है, जैसे कि हमने बात करी ही थी चिरंड एंड पंडू राजा ढीवी। वहां पर हमें अलग अलग एविडेंसेस भी मिले हैं, जैसे फिश हुक्स, राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो वहां पर भी उनका इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में जो डेक्कन एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है चाल्कोलिथिक एरिया। बेसिकली जो साउथ इंडिया का रीजन है नीचे ये एरिया, ओके, नॉट दिस, बट ये जो नीचे का पूरा एरिया है, बाउंड्री है, ठीक है, इसे पूरा हम डेक्कन एरिया कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा डेक्कन एरिया है यहाँ पर भी काफी एविडेंसेस मिले चाल्कोलिथिक एज की, जैसे कि कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करी जाती थी। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉटन पानी में डालते ही गीला हो जाता है और उसका वेट बढ़ जाता है, वैसे ही साउथ में हमारी कोई साइट नहीं थी, तो डेक्कन प्लेट्यू में कॉटन प्रोडक्शन होने की वजह से उसका वेट बढ़ गया, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड की। फूड यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में व्हीट, बार्ले, राइस, इनका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हुआ करता था। ठीक है, पल्सेस ग्राम्स भी हमें पाए गए, जिनसे हमें ये पता लगता है कि वहां के ये सारी चीजें कंज्यूम करते थे। अब हम बात करते हैं चाल्कोलिथिक एज के हाउसिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं चाल्कोलिथिक एज की हाउसिंग के बारे में। वहां पे हाउसेस जो होते थे वो मड ब्रिक से बने होते थे, यानी कि मड यानी कि मिट्टी के ही ब्रिक्स बनाए जाते थे, उन्हीं के जरिए हाउसेस बिल्ड करे जाते थे। वैटल एंड डॉग क्या है?
आपने देखा होगा आपके घर के बाहर गांव में फेंसिंग होती थी, और वो भी कोई आयरन वगैरह की नहीं, नॉर्मल वुड वगैरह के जरिए फेंसिंग बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस फेंसिंग को हम वेटल कहते हैं, और अगर इसी को हम प्लास्टर कर देते हैं तो उसको डॉग कहते हैं। ठीक है, चालकोलिथिक एज के जो लोग थे वो बर्न ब्रिक्स के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि अगर ब्रिक्स को हम पका के घर बनाएंगे तो ज्यादा ड्यूरेबल होंगे, ज्यादा बेटर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर हाउसेज। सर्कुलर हाउसेज भी पाए गए हैं चालकोलिथिक एज के टाइम पे। कहाँ पर पाए गए? पंडू, राजा ढीबी एंड चिरण, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव कौन से स्टेट में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था। इनाम गांव में हमें रेक्टेंगुलर हाउसेस भी मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ हाउसेस में हमें ओवंस भी मिले हैं। बताता है कि वहाँ पर लोग जो है वो खाना पका कर खाते थे, एंड वो जो हाउस था वो ग्रैंडरी से भी बहुत ज्यादा क्लोज था। इससे हम ये जान सकते हैं कि ग्रैंडरी में जो भी ट्रिब्यूट आता था, जो भी दान दिया जाता था, वो अपने घर में स्टोर कर लेते थे। इससे ये भी जान सकते हैं हम कि वो घर कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले आता है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग में हम रॉ फैब्रिक से थ्रेड्स बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, वीविंग क्या होता है? इन थ्रेड्स को ही हम जब क्लॉथ का फॉर्म दे देते हैं, क्लॉथ बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं वीविंग। एंड क्योंकि हम वीविंग भी कर रहे हैं, स्पिनिंग भी कर रहे हैं, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चर तो ऑटोमेटिकली हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बीड मैन्युफैक्चर। बीड्स भी मैन्युफैक्चर करे जाते थे, जैसे कि बीड्स जो है ज्वेलरी वगैरह में भी यूज हो सकते हैं। हम आगे आने वाली बहुत बड़ी सिविलाइजेशन में ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर बीड ज्वेलरी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स इन कॉपर स्मिथ्स। क्योंकि चालकोलिथिक एज जो थी वो कॉपर एज भी थी, लोग काफी ज्यादा अवेयर थे कॉपर के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये चीज थी कि वो कॉपर स्मिथ्स कॉपर को स्मेल्टिंग करने में, उसके साथ साथ उसकी मेटलर्जी के बारे में भी काफी ज्यादा जानते थे। ठीक है, वो उससे कई कई अलग तरीके के वेपन्स भी बना सकते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉटरी। पॉटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चालकोलिथिक के लिए। क्यों? एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी डेवलप होएगी जिसे हम कहेंगे ओसीपी, ऑक्री कलर पॉटरी। ठीक है, अब तक नियोलिथिक में हमने ये चीज देखी थी कि पॉटरी आ तो गई थी स्टोरेज के लिए, बट डिजाइनिंग नहीं हुई थी उसके ऊपर। अगर था भी डिजाइन तो वो सिर्फ ये था कि मैट के इम्प्रेशंस उसमें दे दिए जाते थे। बट अब हम पॉटरीज को पेंट भी करेंगे, अलग अलग डिजाइन भी बनाएंगे चालकोलिथिक एज में। अब हम बात करेंगे चालकोलिथिक एज की पॉटरीज की। पॉटरी जो थी वो दो टाइप की थी मेजरली, ब्लैक एंड रेड में, यानी कि जो पॉटरी थी वो ब्लैक और रेड कलर की थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें व्हाइट लीनियर डिजाइन थे, यानी कि व्हाइट लाइंस के डिजाइन थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्रे की। ऑक्रे कलर आप जैसे देख सकते हैं, उस कलर की पॉटरीज भी बनाई जाती थी। ठीक है, मेजरली कहाँ बनाई जाती थी? जो गंगा यमुना दोआब है, दोआब यानी कि जहाँ पर दो रिवर्स एक साथ मिलती है, तो इसके नॉर्थ साइड जो है वहां पर ज्यादातर ओसीपी बनाई जाती थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ब्लैक एंड रेड वेयर की। ब्लैक एंड रेड वेयर हमारी कहाँ बनाई जाती थी? जैसे कि आप देख सकते हो राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में एंड बंगाल में। इन्हीं एरिया में चालकोलिथिक कल्चर था, तो यहीं पर ही सबसे ज्यादा ब्लैक एंड रेड वेयर पॉर्ट्रेट्स बनाई जाती थी। लेकिन ओसीपी स्पेसिफिकली गंगा यमुना दोआब के पास में बनाई जाती थी। ठीक है, एक सिटी और थी जो कि बहुत फेमस थी ओसीपी के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। अब हम बात करेंगे चालकोलिथिक एज में जो डिफरेंट कल्चर्स थे उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आहार कल्चर की, जो कहाँ था? राजस्थान में। फिर हम मारवा कल्चर की बात करते हैं, वो एमपी में था। ठीक है ना, एमपी में एक और कल्चर था जो कि हमारा था कायथा कल्चर। लास्टली जोरवे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में था। ठीक है, हमारा बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में कि ये कहाँ कहाँ थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी स्पेशलिटी की, इनके बारे में अलग अलग फीचर्स की। तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स पाए गए थे आहार में। ठीक है, एंड मालवा में हमारे सेरेमिक्स पाए गए थे, स्पिनिंग वोल्स पाई गई थी, जिससे हमें पता लगता है कि वहां पर स्पिनिंग होती थी। हम बात करते हैं कायथा कल्चर की, जो कि मध्य प्रदेश में था। वहां पर हमें 29 कॉपर बेंगल्स पाई गई है। इनफैक्ट दो अलग अलग तरीके की एक्सेस भी पाई गई है,
बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो हमारा है प्रेशियस स्टोन्स। अलग अलग प्रेशियस स्टोन्स भी पाए गए हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कायथा कल्चर जो था वहां पर ज्यादातर रिच लोग ही रहते थे। क्यों? क्योंकि अब प्रेशियस स्टोन्स है, रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक तो कर नहीं सकती है। हम बात करते हैं ज़ॉर्वे की। ज़ॉर्वे में जैसे कि हमने बात करा ही था कि यहाँ की जो लाइफ थी वो रूरल लाइफ थी, लोग गाँव की तरह रहते थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो सेटलमेंट थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन सी थी? एक हमारा लार्ज ग्रुप होता था, एक हमारा स्मॉल ग्रुप होता था। ठीक है, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से हमें ये पता लगा है कि लार्ज ग्रुप का डोमिनेंस स्मॉल पे ज्यादा था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चार्कोलिथिक एज का लेसन खत्म होता है। आई गारंटी यू कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो। आपके जो भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उनका आंसर देंगे। अगले लेसन में हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग। थैंक यू।